नमस्कार, हाय, हेलो। आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में सभी यंग दोस्तों का स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लंबे फ्रीडम स्ट्रगल में कितने ही लोगों ने नेतृत्व की कमान संभाली। लाखों ने सक्रिय संघर्ष किया, हजारों ने त्याग किए, सर्वोच्च बलिदान भी दिए। एक जज्बे की चिंगारी को राष्ट्रव्यापी धधकती ज्वाला का रूप दिया ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। संघर्ष और कुर्बानी में बढ़ चढ़कर अनगिनत युवा भी शामिल हुए थे और युवाओं में देश की बेटियां भी। युवावस्था के स्वाभाविक रूमानी सपनों अभिलाषाओं को दरकिनार कर आजादी की लड़ाई में बेखौफ कूद पड़ना, बिना अपनी जान की परवाह किए, उनकी अंदरूनी ताकत, उनके मॉरल करेज को दर्शाता है। कनकलता बरुआ और मातंगिनी हाजरा जैसे अद्वितीय उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने तिरंगे की खातिर ओढ़ा लाल रंग, वो भी अपने लहू का। करीब 5,000 से ज्यादा नए नवोदित लेखक आजादी के जंग की कथाओं को खोज रहे हैं। उन्होंने जो अनसंग हीरोज हैं, जो अनामी हैं, इतिहास के पन्नों पे जिनके नाम नजर नहीं आते हैं, ऐसे अनसंग हीरोज पर, थीम पर, उनके जीवन पर, उन घटनाओं पर कुछ लिखने का बीड़ा उठाया है। यानी देश के युवाओं ने ठान लिया है कि उन स्वतंत्र सेनानियों के इतिहास को भी देश के सामने लाएंगे जिनकी गत 75 वर्ष में कोई चर्चा तक नहीं हुई है। इन नन्हे वीरों के बलिदान को कभी न भूलें हम, उन्हें शत शत नमन। ऐसी ही एक अनसंग हीरो थीं असम की चंद्रप्रभा सैकियानी। आज से लगभग 100 साल पहले युवा चंद्रप्रभा की सोच और संकल्प अपने समय से कहीं आगे थे। स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय योगदान और नेतृत्व के अलावा चंद्रप्रभा ने उस दौर में सामाजिक समरसता और शिक्षा के लिए भी अनुपम कार्य किए। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण के लिए कड़े कदम उठाए। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई, चंद्रप्रभा द आयरन लेडी ऑफ असम। हमने किताब के लेखक हिरण्य बोरा से जानना चाहा युवा चंद्रप्रभा के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, ताकि देश के अन्य क्षेत्रों में भी उनकी गाथा के बिंदु पहुंचें। चंद्रप्रभा सैकियानी का नाम असम में आदर और सम्मान से लिया जाता है। उनके साहसी कार्य के कारण आज युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। आज समूचे भारतवर्ष में उनका नाम एक मिसाल बन गया है। अपने जीवन के शुरुआती समय से ही शिक्षा के लिए काम करने की उनकी विशेष रुचि थी। जब वो केवल 12-13 साल की थी, लड़कियों के लिए 1913 में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। उनकी जुझारूपन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है, जब उन्होंने 15 वर्ष की आयु में नौगांव मिशन स्कूल में हिंदू छात्राओं के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली असम की पहली महिला बनी। 1919 में तेजपुर में आयोजित असम छात्र सम्मेलन में बालिका स्वयंसेवी बल की पहली संयोजक भी वो थी। 1920-21 में केवल 20 वर्ष की आयु में अध्यक्ष किरणमयी अग्रवाल के सक्रिय समर्थन से तेजपुर महिला समिति की स्थापना की थी। 1925 में जब वो केवल 24 वर्ष की थी, तब असम साहित्य सभा में उनका जोशीली भाषण इतना प्रभावशाली थे, सैकड़ों महिला ने पहली बार असम में प्रचलित पर्दा प्रथाओं को त्याग किया। 1926 में 25 साल की उम्र में उन्होंने असम प्रादेशिक महिला समिति की स्थापना की,
जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष और असम के महिला सबलीकरण आंदोलन में एक नई ऊंचाई हासिल की। चंद्रप्रभा शइकियानी काफ़ी अच्छी एवं प्रभावी लेखिका थी। उन्होंने 1937 में अपनी पहला उपन्यास प्रकाशित किया। 1920 के लगभग सभी असमिया पत्रिकाओं में उनकी नियमित लेखन प्रकाशित हुआ था। पुस्तक चंद्रप्रभा द आयरन लेडी ऑफ असम के लेखक हिरण्य बोरा को आपने सुना। यहाँ मन में एक सवाल उठता है जिसका संबंध जेनरेशंस पीढ़ियों से है। जब कोई लड़का या लड़की किसी परिवारजन को निस्वार्थ कार्य करते हुए देखता या देखती है, या अपने पूर्वजों के संघर्ष के बारे में बुजुर्गों से किस्से कहानियां सुनते हैं, तो वर्तमान काल वाले युवा मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? यही सवाल करते हैं चंद्रप्रभा सैकियानी के ग्रैंडसन, उनके पौत्र अतनु सैकिया से। यादें उनके बचपन की दादी चंद्रप्रभा को लेकर। जब मैं छोटा था, शायद क्लास 2 या 3 में था, तब हम एक आसाम टाइप घर में रहते थे जो गुवाहाटी की डॉक्टर बी बोरुआ रोड और फेमस बी बोरुआ कॉलेज की बिल्कुल नज़दीक था। आजकल ऐसे आसाम टाइप हाउस विथ टीन रूफ गुवाहाटी में कम दिखाई देते हैं। उसी घर के पास जस्ट ऑपोजिट में मेरा दादी माँ चंद्रप्रभा शइकियानी रहती थी। दोनों घर का बीच में शायद 6 फीट से 8 फीट की अंतर था। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो घर में दादी माँ रहती थी उस घर में लाइट नहीं था। एक दिन मैंने अपने पिताजी लेट अतुल चंद्र सैकिया, जो खुद भी एक फ्रीडम फाइटर थे और 1942 का मूवमेंट में मेरे दादी माँ का साथ जेल में थे, मैंने पिताजी से पूछा कि दादी माँ की घर में लाइट क्यों नहीं है। तब पिताजी मुस्कुरा के मुझे दादी से बात करने को कहा। मैंने दादी माँ से पूछा कि आपके घर लाइट क्यों नहीं है। उन्होंने बोला कि जब असम का हजारों घर में लाइट नहीं है तो मैं अपने घर में लाइट क्यों लगाऊं। उस दिन इस बात को मुझे समझने नहीं आया, पर जब मैंने बड़ा होकर दादी की कुछ किताब, आर्टिकल्स और उनके ऊपर जो गनमन लोगों की राइट अप पढ़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि दादी जो कहती थी उसे प्रैक्टिस भी करते थे। । 1921 में गांधी जी तेजपुर आए थी। तेजपुर असम का कल्चरल टाउन माना जाता है। गांधी जी तेजपुर में पोकी में रहे। पोकी असम का कल्चरल डॉयन ज्योति प्रसाद अग्रवाला का एंसेस्ट्रल होम था। ज्योति प्रसाद की पिताजी परमानंदा अग्रवाल ने महात्मा गांधी जी को पोकी में रहने के लिए आमंत्रित किया। आज से 100 साल पहले 1921 में गांधी जी की आने के अवसर में एक फॉरेन क्लॉथ्स बर्निंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, बिल्कुल पोकी का सामने, जो विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। उसी इवेंट में पास वाली गांव से 100 का ऊपर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। उसे देखकर महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न हुए। इस इवेंट के बाद गांधी जी ने परमानंदा अग्रवाल और उस इवेंट में जो फ्रीडम फाइटर्स प्रेजेंट था उन लोगों को पूछा कि इतनी सारी महिलाओं को योगदान का कारण क्या है। उनको बताया गया कि 1919 में तेजपुर में एक महिला समिति एस्टैब्लिश किया गया, जिसकी प्रेसिडेंट परमानंदा अग्रवाल की पत्नी और ज्योति प्रसाद अग्रवाल की मातृ किरणमय अग्रवाल थी, और एक 20 साल उम्र की महिला तेजपुर बालिका विद्यालय की हेडमिस्ट्रेस चंद्रप्रभा शइकियानी सेक्रेटरी थी। गांधी जी दोनों को बुला के उसी दिन एक वुमेन कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करने का निर्देश दिया। उसी दिन तेजपुर का हिस्टोरिक बंगाली थिएटर हॉल में एक वुमेन कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया और जिसको महात्मा गांधी ने एड्रेस किया। उसी वुमेन्स कन्वेंशन में किरणमय अग्रवाला और चंद्रप्रभा शइकियानी ने
महात्मा गांधी का साथ डाइस शेयर किया। भारत की बेटी है, हम भारत की बेटी है, अब उठा चुकी तलवार। अतनु सैकिया बता रहे थे अपनी दादी, असम की स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला अधिकार की हिमायती चंद्रप्रभा सैकियानी के बारे में। ऐसी प्रेरणादायी सच्ची कहानियां आज भी युवाओं के मन में एक सकारात्मक चिंगारी का माध्यम बन सकती है। ज्यादा नहीं तो एक खास रोशनी की ऐसी किरण जो युवा सोच की दिशा बदल दे। दीनदयाल जी पिछली सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक है। उनका अर्थदर्शन, समाज के सशक्त करने के लिए उनकी नीतियां, उनका दिखाया अंत्योदय का मार्ग आज भी जितना प्रासंगिक है उतना ही प्रेरणादायी भी है। 3 साल पहले 25 सितंबर को उनकी जन्म जयंती पर ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी। हंसते गाते चलते जाए, मेरा शीश कठिन राहों में, हंसते गाते चलते जाए, नई जिंदगी की मंजिल तक ले हिम्मत की नई मशाले, नई जिंदगी की मंजिल तक ले हिम्मत की नई मशाले। 26 सितंबर को एक विशेष आयोजन था। इस दिन को CSIR डे के रूप में मनाया जाता है। देश भर के वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए इस दिन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। युवाओं के इंटरेस्ट की बात करें, इस दिन CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। इस बार जो पुरस्कार प्रदान किए गए वो हैं बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए डॉक्टर दिव्य तेज सोपति और डॉक्टर राकेश श्यामसुंदर जोशी, केमिकल साइंसेस के लिए डॉक्टर अमित अशोक वेरेनेकर और डॉक्टर के गिरी बाबू, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेस के लिए डॉक्टर शिल्पी कुशवाहा और इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए डॉक्टर अच्चू चंद्रन और डॉक्टर भव्या बी कृष्णा। इसके अलावा देश भर के 14 स्कूल्स के विद्यार्थियों को CSIR इनोवेशन अवार्ड्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन प्रदान किए गए। गुर्रम अनुदीप, SD मेहताब, अमुदु सुंदरम, जैसल कोठारी, अविरत मगु, अरिजित दास, तानिया मेघानी, अनुश्री राजपूत, अनुषा, रक्षिता नाइक, आदित्य चुग, आरुष अग्रवाल, एशलिन वर्गीज, हैन्ना सोसा चिक्कू, प्रभनूर कौर, जसनूर कौर, सैम जेफरी, जेविश जे और प्रेरित राठी को अपने इनोवेशन से भरे मॉडल्स की उपलब्धि पर हार्दिक अभिनंदन। आजकल बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ स्टूडेंट्स का अच्छा खासा रुझान देखा गया है। कोरोना काल के रहते ऐसा होने की कुछ जरूरत भी महसूस हो रही है मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से। DG CSIR डॉक्टर शेखर सी मांडे से पूछते हैं इसी बारे में। मैं हमारे युवाओं को बताना चाहूंगा कि गए 20, 30, 50 सालों में हमने देखा है कि हमारे सभी विज्ञान के अलग अलग जो विषय हैं, जैसे भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, उसमें हर इसमें कंप्यूटर्स का महत्व बढ़ते जा रहा है। और कंप्यूटर्स का महत्व इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे सामने में आज इतना डेटा हमारे सामने में खड़ा होकर आया है और इस डेटा को हम लोग किस तरह एनालाइज करके उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल पाए। जैसे कि आपको पता है कि एरोस्पेस में हो या रॉकेट साइंस में हो, कंप्यूटर्स की बहुत अहम भूमिका रही है। जब हम लोग कभी भी रॉकेट ऊपर जब छोड़ते हैं तो उसके पीछे में काफी सारे सिमुलेशंस किए जाते हैं ताकि कितना वेट वो रॉकेट ले जाए ऊपर ले जाते वक्त, और किस तरह सैटेलाइट्स जो होते हैं उनको एक ऑर्बिट में रख पाए। इसमें कंप्यूटर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है। लेकिन बायोलॉजी जो एक ऐसा विषय है जो एक मान सकते हैं कि नया विषय है। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के हिसाब से जैव शास्त्र जो है वो थोड़ा एक नया विषय जैसा है। तो जैव शास्त्र में भी अब कंप्यूटर्स को लोगों ने अपनाना शुरू किया है और किस तरह कंप्यूटेशनल टेक्निक्स है, जो हमारी नई टेक्निक्स है, उनको अपनाकर हम जैव शास्त्र को भी बढ़ावा दे पाए, इसलिए ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स विषय जो है हमारे सामने में उभर कर आया है। और जो कि जैव शास्त्र जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है
इसमें मैं मानता हूं कि आने वाले समय में कंप्यूटर्स की भूमिका और भी बढ़कर आगे में अच्छी रहती जाएगी। तो इसलिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भूमिका जो है वो एक बहुत ही अच्छी भूमिका रहेगी आने वाले समय में, और ये एक तरह से मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर युवा वैज्ञानिक अगर अपनाना चाहेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को तो जरूर अपनाएं। मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा इसको और महत्व मिलने वाला है। भारत में कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें बहुत अच्छी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स लोग इसके ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं। काफी सारी संस्था है जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को डेडिकेटेड संस्थाएं हैं, जो जैसे कि बंगलोर में स्थित एक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी है, वो एक बहुत डेडिकेटेड संस्था इसके लिए है। लेकिन कई सारे विश्वविद्यालयों में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो या पुणे विश्वविद्यालय हो या मदुरई कामराज विश्वविद्यालय हो, वहां पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अलग अलग कोर्सेज भी बच्चों को दिए जाते हैं, जिसमें कि 2 साल के हो या 6 महीने के हो, अलग अलग तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी विषय पे उनको पढ़ाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी युवा पीढ़ी के सामने में है, जो अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अपनाना चाहेंगे और अपना कुछ योगदान इस विषय में करना चाहेंगे। देश के युवाओं के स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ है। पिछले दिनों भारतीय युवाओं ने देश का नाम रोशन किया टोक्यो ओलंपिक्स में और फिर पैरालंपिक्स में। हमारे खेल संवाददाता आदेश गुप्त कुछ यादों को ताजा करते हैं। इसी महीने 5 सितंबर को जब जापान के शहर टोक्यो में पैरालंपिक्स खेलों का समापन हुआ तो पदक तालिका में भारत के नाम भी 19 पदक थे, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत की अवनी लेखारा ने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में भारत को 30 अगस्त के दिन स्वर्ण पदक दिलाया। उसी दिन भारत के सुमित अंतिल ने भी पुरुषों की जेवलिन थ्रो F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इस खुशी को 2 गुना कर दिया। भारत को तीसरा स्वर्ण पदक मनीष नरवाल ने निशानेबाजी की मिश्रित P4 50 मीटर पिस्टल SH1 में दिलाया, जबकि चौथा स्वर्ण पदक प्रमोद भगत ने पुरुष बैडमिंटन में एकल SL3 और 5वां स्वर्ण पदक कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में ही पुरुषों की एकल SH6 स्पर्धा में अपने नाम किया। भारत के 40 पुरुष और 14 महिलाओं सहित कुल 54 खिलाड़ियों ने इन पैरालंपिक्स खेलों में हिस्सा लिया। इनमें 22 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें पहली या दूसरी रैंकिंग मिली हुई थी। भारत ने इस बार तीरंदाजी में 1 कांस्य, एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य सहित 8, बैडमिंटन में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4, निशानेबाजी में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित 5 और टेबल टेनिस में 1 कांस्य पदक हासिल किया। भारत 1972 से इन खेलों में भाग ले रहा है और इससे पहले उसके खाते में केवल 12 पदक थे। अब भारत के पास 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक सहित 19 पदक हैं। इन दिनों क्रिकेट का क्या हाल है भाई? इन दिनों BCCI के अपने सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट IPL के 14वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है, जबकि पहले चरण के मुकाबले 2 मई तक भारत के विभिन्न शहरों में खेले गए, लेकिन खिलाड़ियों में भी कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद इसे 4 मई को रद्द कर दिया गया। इसके दूसरे चरण के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से दोबारा शुरू हुए। पिछली और 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद सहित 8 टीमें चैंपियन बनने के लिए आपस में मुकाबले खेल रही है। इस लीग का फाइनल 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में 2021 पुरुष T20 विश्व कप खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। भारत इसका आधिकारिक मेजबान है, लेकिन कोविड-19 के कारण सुरक्षात्मक रूप से इसे संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में आयोजित किया जा रहा है। युवा भारती के लिए मैं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों ही साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं में लेखन के लिए युवा पुरस्कारों की घोषणा की। मलयालम भाषा के लिए युवा पुरस्कार प्रदान किया गया कन्नूर केरला के अबिन जोसेफ को उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कलियश्शेरी थीसिस के लिए।
अबिन ने युवा भारती से बात की हिंदी में। मैं केरल में कन्नूर के पास कीरपल्ली नामक गांव से आता हूँ। कल्याशेरी थीसिस 25 वर्ष की आयु तक लिखी गई 8 लघुकथाओं का संग्रह है। इसमें हमारे देश की, हमारे गांव की राजनीति और भाषा और यहाँ के लोगों का जीवन लिखा हुआ था। सभी कहानियाँ पसंदीदा हैं। हालांकि कल्याशेरी थीसिस की शीर्षक कहानी सबसे लोकप्रिय है। उस कहानी को लिखते समय मुझे जो आत्मविश्वास मिला, उसकी वजह से यह मुझे बाकी कहानियों तक ले गया। जब मैं स्कूल में था तब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था। मुझे नहीं पता कि यह कहानी थी, लेकिन मैं लिखता रहा। कहानियाँ कई प्रकाशनों की भेजी गई, कुछ प्रकाशित हो चुकी है, कुछ को खारिज कर दिया गया। बाद में जब मुझे नौकरी मिली तो मैं गांव से शहर चला गया। मैं विभिन्न प्रकार के जीवन देख पा रहा था। इसने कहानियों लिखने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अपने गांव में रहना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरा गांव जंगल के करीब है, जो पश्चिम घाट का हिस्सा है। 1960 के दशक में हमारा परिवार सेंट्रल ट्रावनकोर से मलबार आ गया। मेरे पिता और दादा किसान है। उस दौरान अप्रवासियों को बहुत सारे संकटों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मलबार प्रवास का लगभग 1 दशाब्द का इतिहास है, लेकिन अप्रवासियों में केवल 1 था 2 लेखक ही रहे हैं। मेरे गांव में बहुत से लोग हैं। मैं उनकी कहानियों को बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए कहानी सुनाना उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का एक विनम्र प्रयास है। अब ये तो बात हुई आपके कथा संग्रह की। देश के अन्य भागों के युवा लिखने वालों से कुछ कहना चाहोगे? मेरे परिवार में या जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ कोई साहित्यिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन हमारे गांव में कई पुस्तकालय हैं। युवा, वयस्क और बच्चे वहाँ जाते हैं और किताबें पढ़ते हैं। स्कूल में रहते हुए भी मैं नियमित रूप से पुस्तकालय से किताबें पढ़ता हूँ। इससे मेरे लेखन में जोश आया। छोटी उम्र से ही मुझ में लिखने और लेखक बनने की इच्छा थी। यही चाह थी जिसने मुझे लेखक बनाया। हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। उन सभी के जीवन को देखने मात्र से ही हमें ढेर सारी कहानियाँ मिल जाती हैं। उन्हें धैर्य और उत्साह के साथ लिखें। कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। कहानियों को खोजने के लिए, दुनिया के लिए अपनी आंखें खुली रखें। लोगों के समझने की कोशिश करें। नियमित रूप से लिखें। लिखना, लिखना, लिखना। आज पत्रिका में कई तरह के पुरस्कारों का जिक्र हुआ, विज्ञान, खेल और लेखन में। लेकिन युवाओं की आम दुनिया उससे कहीं अधिक विशाल और जटिल है। रोजगार के नए अवसर तलाशना भी हर युवा के लिए एक कटु सत्य सा है। 27 सितंबर को हमने वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया। इस बार की थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अपने आप में पर्यटन का क्षेत्र रोजगार के विविध रास्ते ऑफर करता है। और 30 सितंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रांसलेशन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इस वर्ष की थीम है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। दोनों विशेष दिनों को एक ही कैनवस पर रखकर देखा जाए तो रोजगार का एक और नया अवसर उभरता दिखाई देता है। क्या है ना कि हमारे देश ने पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। दुनिया के कई मुल्कों के पेशेंट्स अपना इलाज भारत के हॉस्पिटल्स में करवाना बेहतर समझते हैं। और यहाँ उन्हें जरूरत पड़ती है अनुवादकों की, इंटरप्रेटर्स की, स्थानीय संवाद के लिए, यानी द्विभाषी युवाओं के लिए रोजगार का एक अनोखा अवसर। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई लोग भारतीय डॉक्टरों के इलाज को ही चूज करते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी है उन युवाओं के लिए जिन्होंने वहां की भाषाएं सीखी हों। और हाँ, सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो भाषाएं मानवता को जोड़ती हैं। आज देश के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कई भाषाओं के लिए स्कोप नजर आता है। युवावस्था में लिबास परिधान की ओर विशेष ध्यान देना, जॉब मार्केट के डिमांड्स के अनुरूप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना आम बात है।
इसी भावना को हमारे युवा खादी के साथ जोड़ें तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। अब खादी ने भी स्मार्ट ड्रेसिंग की ओर कदम बढ़ाए हैं। इन इको फ्रेंडली फैब्रिक्स का विकसित देशों तक में निर्यात हो रहा है। आपकी हर खादी खरीद पूज्य बापू के विचारों को विनम्र श्रद्धांजलि ही होगी और देश के किसी सुदूर गांव के किसी छोटे से खादी यूनिट को आपका समर्थन। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। पत्रिका में चलते चलते युवा और संगीत की छोटी सी बात, एक शौक, एक टैलेंट को कैसे एक यंग व्यक्ति करियर की राह पर ले जा सकता है, उसे क्या स्कोप नजर आता है, पूछते हैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से। श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्प शोभिता श्वेत वीणा धरा नित्या श्वेत गंधानुलेपना। मैं संजना सिंह हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया। मेरी दादी क्लासिकल म्यूजिक वोकलिस्ट थी, तो बचपन से ही मैंने उनसे म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मेरा इस विषय में इंटरेस्ट बढ़ता गया। संगीत में बहुत स्कोप है। संगीत स्कूलों में पढ़ाया जाता है और आप इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी कर सकते हैं और स्कूल और कॉलेज में एज अ टीचर एंड लेक्चरर बन सकते हैं। चाहे तो आप कोई बैंड ज्वाइन कर या म्यूजिक ग्रुप बनाकर देश विदेश में परफॉर्मेंस दे सकते हैं और प्लेबैक सिंगिंग तो है ही। सरकार भी इस विषय को बहुत बढ़ा रही है और यंग आर्टिस्ट्स को स्कॉलरशिप्स भी दे रही है। आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के ग्रेडेड आर्टिस्ट बन सकते हैं। और आज आप जितने भी लोगों को म्यूजिक इंडस्ट्रीज में देखते हैं, जैसे म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक एडिटर, रिकॉर्डिस्ट एक्सेट्रा, सभी में संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा संगीत से मानसिक शांति भी मिलती है और इसलिए इसको एक थेरेपी के समान भी यूज किया जा रहा है। आज समय का पता ही नहीं चला दोस्तों। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, फेस्टिवल्स के प्लान्स बनाइए, लेकिन मास्क पहनना और 2 गज की दूरी बनाए रखना ना भूलें। और अपने फास्ट फूड के साथ साथ विटामिन सी लेना ना भूलें। आंवले और ऑरेंजेस का सेवन करें। हमारी बात पर विश्वास न हो तो मोबाइल पर इन फलों के गुणों को सर्च कर लीजिए। बाय फॉर नाउ। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। युवाओं के सरोकारों का दर्पण नए विचारों का, दर्पण नए विचारों का।